गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं 11वां क्षेत्रमिति। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? पहले क्षेत्रफल की परिभाषा देखिए। एरिया किसी समतलीय आकृति द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे हम उसका एरिया कहते हैं। यानी कि जो आकृति जितना स्थान घेरती है वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। हमारे 8वीं कक्षा में क्षेत्रफल है, उनमें आकृतियां हैं, वो कौन कौन सी है ध्यान से लिखें, इनके सूत्र भी लिख लें आप। सबसे पहले 1 नंबर पे आता है आयत। आयत की परिभाषा आपको पता है सबको, मैंने लिखवा भी दी है, दोबारा सुनिए। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो तथा प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम आयत कहते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। परस्पर यहाँ पे ये विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो आप नोट करते रहें इनको। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 नंबर पे है आयत का परिमाप। दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत हो गया। इसी तरह से फिर आकृति आती है वर्ग। वर्ग जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण समान या फिर 90 डिग्री के हो उसे हम वर्ग कहते हैं। इसके विकर्ण समान व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, उन पे समद्विभाजित हो जाते हैं। फिर समान तो होते हैं विकर्ण, लेकिन ये जो प्रतिच्छेद करते हैं तो ये लंबवत प्रतिच्छेद होते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो भी आप नोट कर लें। चार गुणा भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती है और परिमाप का अर्थ होता है किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं। उसकी परिसीमाओं या फिर भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। उसके बाद में समांतर चतुर्भुज आता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो। ये भुजा बराबर होगी, साथ में समांतर होगी। ये भुजा बराबर होगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो भी समांतर होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो भी वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। 6 नंबर पे आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, हालांकि विकर्ण बराबर नहीं होते इसमें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। 7वां आता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं ध्यान से सुनिए। ऐसा चतुर्भुज
जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक योग, कम से कम एक योग समांतर हो। जैसे इस तरह से ये, इसमें ये और ये जो भुजाओं का योग है सम्मुख भुजाओं का, ये समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बोल सकती हो या फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कह सकती हो आप, एक ही बात है। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, या फिर ऊंचाई कह सकते हो या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कह सकते हो। ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। इस तरह से ये हमारे पास चतुर्भुज थे। उसके बाद में एक वर्त का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जाएगा 8वीं कक्षा में। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सर्किल होता है ना इस तरह से, ये इसका सेंटर होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है आर, और ये इसका पूरा डी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, दो त्रिज्या मिलकर। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान या तो 22/7 लेना है या फिर 3.14 या 3.14, इस तरह से ये पाई का मान हो जाएगा। उसके बाद में ठोस आकृतियों में चलते हैं हम। ठोस आकृतियों का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शामिल हो। तो सबसे पहले हम घनाभ में जाते हैं। घनाभ इस तरह से आकृति होती है। ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पे घनाभ में जो शीर्ष होते हैं वो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से भुजाओं की बात करते हैं तो 12 भुजा हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजा हो जाएगी। और ये इसके साइड वाले जो समतलीय आकृतियां हैं, आयत और वर्ग बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, ये इसके फलक कहलाते हैं। इसमें फलक होते हैं 6, शीर्ष होते हैं 8 और किनारे भुजाएं बोलते हैं उनको, ये 12। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। पहले सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे पहले एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल रह गया था। चतुर्भुज का, साधारण चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो इस पीछे वाले जो सूत्र लिखे थे उसमें लिखना है 1/2 गुणा विकर्ण पर से शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, ये आपको उसी में लिखना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ
घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। 3 नंबर पे आता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वैसे ये नहीं आएगा, हमारे पास क्षेत्रमिति का चैप्टर है, तो आयतन आप लिखना चाहो तो लिख लो सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इस चैप्टर में नहीं है, आगे आएगा। उसके बाद में एक कमरे की जो घनाभाकार होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या कई बार ये ऐसे भी आ जाता है, परिमाप गुणा ऊंचाई। सूत्र वही है, परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और गुणा ऊंचाई। तो याद लगा कि ये भी लिख लेना है, कई बार ये आ जाता है सवाल में। 5वां घन आता है। जिस तरह से घनाभ होता है वैसे ही घन आता है। घन के सभी फलक समान होते हैं क्षेत्रफल में, सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल उसमें भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो इसमें 6 फलक होते हैं, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा गुणा √3 और घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा। उसके बाद में बेलन का आता है हमारे पास, बेलन 8वां सूत्र है हमारे पास, बेलन। बेलन को पहले समझिए। ये इसका आधार होता है, इसमें एक सर्किल होता है, ये इसका सिरा होता है, यहाँ भी सर्किल होते हैं, 2 सर्वांग सम सर्किल होते हैं इसमें। ऊपर नीचे वाले दोनों की त्रिज्या समान होगी, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं और इसको फिर व्यास बोल देते हैं। ये बेलन की ऊंचाई होती है। बेलन की ऊंचाई यदि ये पट पड़ा हुआ है इस तरह से है, तब इसमें कई बार क्या होता है, लंबाई भी देता है, लंबाई। तो यहाँ पे लंबाई, बेलन की लंबाई बोल दो। बेलन की गहराई, यदि ये जमीन से आधार से नीचे हो तो इसकी गहराई में काउंट होगा। लंबाई बोल दो, ऊंचाई बोल दो, गहराई बोल दो, बात एक ही है, वो हाइट में आएगा। ये जो बीच में इसका पृष्ठ है, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसको हम आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं और इसको हम सिरे का क्षेत्रफल बोलते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय में ये आधार के दोनों जुड़ जाएंगे और वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा, जो अभी आपको मैं सूत्र में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल
आधार और ये सिरा छोड़ दिया जाता है, बीच का जो ये पृष्ठ है इसको, तो 2πr/h। यहाँ पे ध्यान रखें पाई का मान 22/7 होगा, r त्रिज्या है, h इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखें। चलो मैं यहाँ पे आपको नोट में पाई बराबर 22/7 है या 3.14 लेना है। r यानी कि त्रिज्या होती है, यदि व्यास दिया हो तो हाफ कर देना, और h इसकी ऊंचाई होती है। ये बेलन, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस सिरे का क्षेत्रफल, यानी कि सारा जुड़ जाएगा। तो आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है उसका वर्ग का क्षेत्रफल πr², और सिरे का भी यही होता है। अब यहाँ पे 2πr/h प्लस ये दोनों सजातीय है, समान है, तो 2πr² हो जाएगा, πr² में जुड़ेगा तो 2πr² हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 2πr कॉमन आ गया, बच गया h प्लस r। आपको यही याद करना है 2πr इंटू h प्लस r। वैसे इससे करोगे तो समय ज़्यादा लगता है और दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि लिखना हो तो 2πr इंटू h प्लस r हो जाएगा। उसके बाद में 10वां है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h। अब यहाँ पे देखो πr², ये πr² क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है या आधार का क्षेत्रफल कह सकते हो। तो यहाँ पे हम आधार का क्षेत्रफल, आधार या सिरे का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे गुणा ऊंचाई भी, ये भी सूत्र हमारे काम में आता है, तो याद लगा कि ये भी लिख लेना है, ये भी इससे भी संबंधित सवाल आते हैं। ये हो गया हमारे पास बेलन। उसके बाद में कुछ इसकी इकाइयाँ हैं, ये इकाइयाँ भी हमारे काम में आएगी, तो आप इकाइयाँ नोट करें। 10 तक सूत्र ये हो गए, 6-7 सूत्र वो हो गए पहले वाले। समतलीय आकृतियाँ हैं, ये ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल था। ठोस आकृतियों में घन घनाभ, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो घन घनाभ बेलन शंकु, शंकु भी होता है, गोला भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में शंकु और गोला नहीं है, केवल आपके घन घनाभ और बेलन है। तो तीनों के सूत्र मैंने लिखा दिए हैं। अब कुछ इकाइयां हैं, महत्वपूर्ण इकाइयां। इसमें आप लिखोगे सबसे पहले, जैसे पहला है 1 घन सेमी। घन सेमी को यदि आपको मिलीलीटर में पूछे तो 1 ml होता है, m मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। दूसरी इकाई 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ये बहुत ही काम के हैं, इनको नोट कर लेना है, आपको याद भी करना है। 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेमी या 1000 लीटर। ध्यान दें, इसमें क्या करना है आपको, यदि घन मीटर को आपको घन सेंटीमीटर में बदलना है तो ये 10 लाख हो जाएगा, और यदि घन मीटर को आपको लीटर में बदलना है तो 1 घन मीटर में 1000
लीटर होता है। इस तरह से ये 11वां जो चैप्टर है उसके सारे सूत्र हो गए। तो आज आप इन सूत्रों को फिर नोटबुक में उतारोगे, उसके बाद में इनको लर्न करना है, क्योंकि जब तक आप ये याद नहीं करोगे ये प्रश्नावली नहीं कर पाओगे। और याद हो गया तो ये प्रश्नावली इतनी आसान हो जाएगी, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है इनको याद करना। आप अच्छी तरह से याद करोगे, बाकी हम कल देखते हैं।